एग्जाम फाइटर नंबर 1 में आप सभी का स्वागत है विद्यार्थियों। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे रेटकिल ब्राउन। देखिए रेटकिल ब्राउन से सवाल आता है, ये नहीं कि सवाल नहीं है, ये भूल जाइए कि आपका नेट में या जेट में नहीं आएगा, सवाल आना ही है। तो इनको हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और इनको एक क्लास में हम लोग आज इसको खत्म करेंगे, क्योंकि इनका जो मेन है जहाँ से सवाल बनता है हम लोग मेन चीज पढ़ेंगे। समय भी कम है क्योंकि आपका मार्क्स में जेट भी है और इसी तैयारी से आप लोग का नेट भी हो जाएगा। तो नेट जेट के लिए दोनों है, आप अच्छे से पढ़िए। और चलिए हम लोग अब क्लास को एकदम फास्ट भगाएंगे, जिसको फिंगर के चलेंगे 1 या 2 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। जस्ट हम लोग सेकेंड यूनिट चलेंगे और उसको भी बहुत जल्दी कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं इनके बारे में, थोड़ा जीवनी परिचय के बारे में देख लेते हैं। ये है रेटकिल ब्राउन साहब, आपको जो दिख रहे हैं तस्वीर में, फिर हम लोग चलते हैं देखते हैं इनके बारे में थोड़ा। देखिए जीवन चित्र देखिए हम लोग पहले जीवन पढ़ते हैं इनका। देखिए रेटकिल ब्राउन का जन्म 17 जनवरी 1881 को इंग्लैंड के बर्गिम के अस्पार बुक नामक स्थान पर हुआ था। देखिए इतनी सी बात जानिए कि इनका जो जन्म हुआ था 17 जनवरी 1881 के, और वो भी कहाँ, इंग्लैंड में। आपको मोटा मिसाल इंग्लैंड ही पूछेगा या बर्गिम के कहाँ, अस्पार बुक नामक स्थान पे। कभी कभी ये होता है कि 4 गो का जन्म दे दिया, जन्म 4 को मिलाने के लिए दे दिया, या कभी स्थान पूछ लेता है कि मार्स का कहाँ हुआ था, दूरबीन में कहाँ हुआ था, उसी में से। तो कम से कम आपको जानकारी होना चाहिए कि इनका जन्म इंग्लैंड में कहाँ, बर्गिम में अस्पार स्थान पर हुआ था, यानी इंग्लैंड में। इतना मान के चलिए कि इंग्लैंड कम से कम याद होना चाहिए। उनका देहांत अफ्रीका में संग्रह से हटावन में 24 अक्टूबर 1955 को हुआ था, यानी 1881 में जन्म हुआ और 1955 में इनका मृत्यु हो गया। अल्फ्रेड केवल 5 वर्ष के ही थे, उनके पिता का निधन हो गया और रेटकिल ब्राउन का बचपन बहुत कठिनाइयों से और संघर्षों में बीता। कारण ये होता है कि रेटकिल ब्राउन साहब हैं, तो इनका जब 5 वर्ष के थे तभी इनका पिताजी निधन हो गया, यानी वो नहीं रहे, तो समस्या तो रहेगा ही। तो फिर रेटकिल ब्राउन का जो बचपन था ना, वो बहुत मुश्किल में बीता, क्योंकि देखिए जिनकी फादर अगर किसी प्रकार डेथ कर जाते हैं या मान के चलिए किसी कारणवश नहीं रहे दुनिया में, तो जो उनके संतानें हैं उनको तो दिक्कत होगा, परेशानी तो झेलना ही पड़ेगा। सब चीज पैसा तो होता है नहीं, लेकिन फिर भी फैमिली होना जरूरी है। तो उस चीज से इन्होंने बहुत, यानी कहे कि प्रकार से कष्टदायक इनका जीवन रहा। उनकी स्कूली शिक्षा बर्गिम में हुई और बाद में अपने बड़े भाई का प्रोत्साहन पाकर उन्होंने बर्गिम विश्वविद्यालय में प्री मेडिकल किया। देखिए अब उनकी स्कूली शिक्षा भी कहाँ हुई, बर्गिम में हुई, यानी जहाँ पे स्थान कहें कि जन्म हुआ होता है, जहाँ पर हुआ वहीं पे उनका शिक्षा भी हुआ। इसके उपरांत वे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय गए थे। अब वो लोकल शिक्षा प्राप्त करने के बाद वहां से कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय गए, जहां उन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज में नैतिक विज्ञान का अध्ययन किया। 1909 में उन्होंने एमए की डिग्री प्राप्त की। देखिएगा अब उन्होंने पीजी कब किए थे, यानी 1909 में। कहाँ से, ट्रिनिटी कॉलेज में। देखेंगे कैम्ब्रिज में वे 2 निरशास्त्रियों मतलब वही एंथ्रोपोलॉजिस्ट यानी मानवशास्त्री लोग, डब्ल्यूएचआर रिवर्स तथा एसीडी हैडन के संपर्क में आए। इनसे प्रभावित होकर रेटकिल ब्राउन भी नीतिशास्त्री में रुचि लेने लगे। यानी एक प्रकार से कहें कि देखिए 2 मानवशास्त्री हैं, एचआर रिवर्स कभी कभी सोशियोलॉजी में पूछ लेता है इनका भी, और एसी हैडन। अब इन दोनों से क्या हुआ कि इनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हुए और उनको से प्रभावित होकर के ये भी एंथ्रोपोलॉजी में, मानव विज्ञान में क्या करने लगे, यानी ये स्टडी करने के लिए ये भी रुचि लेने लगे। अब वैसे भी रेटकिल ब्राउन तो मानव शास्त्री है, आप लोग जान ही रहे हैं, लेकिन वो समाज शास्त्री में भी पढ़ते हैं। ये कहे तो पार्टिकुलर एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, लेकिन सोशियोलॉजी में हम लोग बहुत इनको पढ़ते हैं। 1906 में उन्होंने निर्जाति शास्त्र में अध्ययन के लिए एंथनी विल्किंस छात्रवृत्ति प्रदान की गई। इस छात्रवृत्ति और रॉयल सोसाइटी, यानी रॉयल सोसाइटी क्या होता है आप लोग जान ही रहे हैं, तथा भारत सरकार की वित्तीय सहायता से अंडमान द्वीप समूह गए। वहां उन्होंने 1908 में तक क्षेत्रीय शोध कार्य किया। देखिएगा मानव शास्त्री की सबसे बड़ी चीज एक जान लीजिए कि जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट रहे हैं तो उनका फील्ड वर्कर बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है, क्योंकि वो फील्ड बेसिस पे ही उनका काम होता है। जब तक प्राइमरी डेटा नहीं लाएंगे तब तक काम नहीं करेंगे। और वही देखिए ये भी गए कहाँ, अंडमान द्वीप समूह गए और वहां उन्होंने 1908 तक क्षेत्रीय शोध कार्य किया। यानी 1906 में गए और 2 वर्ष तक कहे कि एक प्रकार से उन्होंने अध्ययन किया। ऐसे भी जो मानव शास्त्र में पीएचडी करते हैं जो विद्यार्थी, वो उनका 6 महीना साल भर का मतलब कि कंपलसरी फील्ड होता है, जाना ही है वहाँ, फील्ड डेटा पे ही उनका काम होता है।
उनकी फील्ड वर्क बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, आप समझ लीजिए। तो यही है इनका। 1910 में रेटकिल ब्राउन पुनः क्षेत्रीय शोध कार्य के लिए निकले। इस बार वे आदिम लोगों का अध्ययन करने लगे। देखिए 1900 क्या होता है, 1906 से 8 किए और 2 साल बाद फिर क्यों शोध कार्य में गए, क्योंकि वो 2 साल चले गए थे कहाँ, 6-8 में जब शोध कार्य पूरा कर लिए 6 से 8, तो 2 साल के उनका लोकल क्षेत्र में जहाँ के थे उनका नौकरी लग जाता है, चले गए वो फिर जॉब करने लगते हैं, उनकी सर्विस लग जाती है, फिर रेट फंड आते हैं, लेकिन अपने दुनिया में जहाँ जिनमें उनका लगन था। तो 1910 में रेटकिल ब्राउन पुनः क्षेत्रीय शोध कार्य के लिए गए और इस बार क्या आदिम लोगों पर, यानी कहें कि जो आदिम प्राचीन समय के लोग थे, प्राचीन कहें कि जनजातियों पर, आदिम लोगों पर फिर काम करने लगे के लिए पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया गए। वहां उनका अधिकतर कार्य सर्वेक्षण जैसा रहा, परंतु ऑस्ट्रेलिया में किसी प्रसिद्ध समाजशास्त्री यानी निर्यात्री द्वारा किए जाने वाले पहला कार्य था। देखिए अब बहुत लोग पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलिया में गए थे बहुत, अभी हम पिछला क्लास में 3-4 वो मतलब कहें कि फिंगर के नामों को बताए थे, तो उसमें से ये भी थे। लेकिन एंथ्रोपोलॉजिस्ट होने के नाते कहें कि निर्जातियों द्वारा नहीं, एंथ्रोपोलॉजिस्टों द्वारा किए जाने वाला पहला अध्ययन था, यानी आदिम जाति पर काम किए थे ये। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रेटकिल ब्राउन पुनः ऑस्ट्रेलिया गए और वहां उन्हें स्कूली मास्टर के रूप में काम किया। 1918 में तबियत बिगड़ जाने के कारण दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग जाना पड़ा और 1920 में उन्हें केप टाउन विश्वविद्यालय में सामाजिक निर्शास्त्र का प्रथम पीठ का अध्यक्ष नियुक्त किया। देखिएगा अब ये आगे फिर बात यही, निर्जाति प्रतिशास्त्र एंथ्रोपोलॉजी की प्रथम पीठ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। कहाँ, जोहान्सबर्ग जाना पड़ा। 1920 में कहाँ पे किया, यानी केप टाउन विश्वविद्यालय में। रेटकिल ब्राउन मानव शास्त्रियों में प्रकारवाद के एक प्रमुख प्रवर्तक है। देखिएगा ये तो बात ये है कि इनका जो प्रकारवाद है ना, प्रकारवाद के लिए ही अक्सर जाने जाते हैं। रेटकिल ब्राउन है, मेलिनोस्की साहब हैं, इन सब लोग का प्रकारवाद से सवाल बनता है। लेकिन कभी कभी पूछ लेता है कि आदिम जनजाति पर कौन किए थे, यानी कभी ये आदिम लोगों पे किसने किए थे, मिलान करने के लिए देता है, कभी भी कॉन्सेप्ट पूछ लेगा। इसलिए जीवनी परिचय थोड़ा सा आपको जानना जरूरी है, और कुछ मत जानिए या नहीं, लेकिन आपको ये जानना जरूरी है कि इन्होंने काम किस पे किया था, इनका स्टडी किस पे था, किस देश में गए थे, कहाँ गए थे, कहाँ के रहने वाले थे, जन्म कहाँ हुआ था, ये 2 मोटी मोटी चीजें कम से कम आपको आना चाहिए। तो चलिए इनका देखिए कृतियां है, और अब देखिए कृतियां है, अब ये पूछा जाता है तो आपसे भी पूछा जाएगा, इसमें से सवाल पूछा ही जाता है। द अंडमान हिलैंडर्स, द सोशियो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑस्ट्रेलियन ट्राइब्स, टेबू, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी। देखिए ये बहुत बार नेट के क्वेश्चन में पूछा गया, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी, इन नेचुरल साइंस ऑफ सोसाइटी, मेथड इन द सोशल एंथ्रोपोलॉजी। ये इनका जो मोस्ट है, ये जरूरी है, इसको जान लीजिएगा। और चलिए रेटकिल ब्राउन का हम लोग संरचनावाद पढ़ेंगे पहले। अब देखेंगे संरचनावाद क्या है इनका, और इसको समझिएगा, क्योंकि संरचनावाद प्रकारवाद से सवाल बनाता ही है, इसलिए सब्जेक्टिव पहले आपको बता रहे हैं, फिर इनका ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे। लेकिन तब तक पहले आप इनको जान लीजिए कि क्या बता रहे हैं, संरचनावाद और प्रकारवाद की क्या बात करते हैं, ये आपको जानना जरूरी है। ब्राउन देखेंगे इनका संरचनावाद के। रेटकिल ब्राउन संरचना को मूर्त मानते हैं। मूर्त जानते हैं, मूर्त अमूर्त क्या होता है, मूर्त जिसको छू सकते हैं, देख सकते हैं, जान सकते हैं, क्या है, इन स्ट्रक्चर को कहें कि स्ट्रक्चर को वो मूर्त मानते हैं। तो वे बताते हैं इसके निर्माण के तत्व व्यक्तियों को मानते हैं, यानी कहें कि संरचना का जो निर्माण का जो एलिमेंट्स है, एक प्रकार तत्व है, वो बताते हैं कि इसका निर्माण में किसका हाथ है, व्यक्ति का है। संरचना को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि सामाजिक संरचना के अंग या भाग मनुष्य ही है और स्वयं संरचना स्वास्थ्यात्मक रूप से परिभाषित के नियमित समर्थों के अंतर्गत व्यक्तियों का एक व्यवस्थित रूपया क्रमबद्ध है। यानी जो सोशल स्ट्रक्चर है, यानी कहे कि संरचना है, जब लेवी स्ट्रास साहब, रेटकिल ब्राउन साहब का हम लोग संरचना पढ़ रहे हैं, तो जान लीजिए कि संरचना को व्यक्ति को मानते हैं, यानी संपूर्ण व्यवस्था को मानते हैं, एक व्यवस्थित रूपया क्रमबद्ध है, यानी व्यक्ति को मानते हैं। तो रेटकिल ब्राउन संरचना के 2 प्रकार की बात करते हैं, वास्तविक संरचना पहला है और दूसरा सामान्य संरचना। देखिए पहला संरचना में है वास्तविक संरचना, ये व्यक्तियों से मिलकर बना होता है, परिवर्तन इसमें होता है, यानी ये अस्थायी है। यानी 2 संरचना की बात कर रहे हैं, एक वास्तविक संरचना, एक सामान्य संरचना। लेकिन जो वास्तविक संरचना है, जो रियल संरचना है, वो व्यक्तियों से मिलकर बना होता है और उसमें परिवर्तन होता है। अगर व्यक्तियों के संरचना है तो समय के अनुसार से परिवर्तन होगा ही, नहीं कि सवाल ही नहीं है। जो व्यक्ति का स्ट्रक्चर है, यानी एक व्यक्ति की संरचना, ये इनका केंद्र बिंदु स्ट्रक्चर है, क्या है, व्यक्ति है।
यानी व्यक्ति का जो इकाई है, व्यक्ति का सत्ता है, एक दूसरे से मिल रहा है, जुल रहा है, बात कर रहा है, उस एक प्रकार से संरचना निर्मित हो रहा है, उनको संरचना बताते हैं। तो बोल रहे हैं कि उसमें देखिए चेंजेबल है, उसमें परिवर्तन होते रहता है। दूसरा है समाज संरचना, यह नियम है, सामाजिक नियम कानून प्रतिमान संबंधित है, यह अस्थायी होता है, क्योंकि जो नियम है, कानून है, प्रतिमान है, ये बोल रहे हैं कि ये है मतलब अस्थायी है और इसमें परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन आप जानते हैं कि इनका जो संरचना का जो मेन केंद्र बिंदु है वो व्यक्ति के मानते हैं, और संरचना बोलते हैं कि मूर्त है और व्यक्ति के मानते हैं। अगर किसी सोसाइटी में कहें कि उसका संरचना को हम देखेंगे तो मूल रूप से क्या होता है, व्यक्ति ही तो है। तो बोलते हैं कि व्यक्ति ही उसका मूल है संरचना के निर्माण का, यानी व्यक्ति के माध्यम से संरचना का निर्माण होता है। तो आप ये समझ गए, थोड़ा ज्यादा कुछ है नहीं, यानी इसका जो संरचना के जो केंद्र बिंदु है वो व्यक्ति को मानते हैं, इतना हम लोग मानते हैं। यानी आपको इतना समझ में आना चाहिए कि इनका जो केंद्र बिंदु है स्ट्रक्चर का वो व्यक्ति को मानते हैं। व्यक्ति से रिलेटेड जो व्यक्ति उनसे मिल मतलब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कैसे कनेक्ट है, कैसे बातचीत करता है, सामाजिक संरचना की बात हो रहा है यहाँ। तो समाज में एक व्यक्ति खाली अकेले में संरचना निर्माण नहीं कर सकता, लेकिन एक एक जो इकाई है, एक एक लोग हैं मिलके कैसे समाज में कनेक्ट है एक दूसरे से कैसे बिहेवियर है, कैसे बात विचार करते हैं, कैसे दूसरे लोग की आवश्यकता से में सहयोग करते हैं। यानी टोटल आप ऑल ओवर में जब देखेंगे टोटल व्यक्ति को तो मानेंगे कि हाँ यही संरचना है। वही बता रहा है कि संरचना का निर्माण का तत्व क्या है, व्यक्ति है, इसी के द्वारा संरचना का निर्माण होता है। यानी कहें कि एक प्रकार से जब सामाजिक संरचना का जो व्यक्ति क्या है, एक प्रकार से इकाई कहें या मूल कहें कि एक प्रकार से भाग है और उसी के माध्यम से होता है। तो चलिए संरचना में ज्यादा कुछ नहीं है, बस इनका जो केंद्र बिंदु है वो व्यक्ति को मानते हैं संरचना में। हम लोग ब्राउन का देखिए प्रकारवाद, सवाल यही से आता है, आप समझेंगे इनका थोड़ा मोस्ट टॉपिक है ये। रेडकिल ब्राउन का प्रकारवाद। रेडकिल ब्राउन दुर्खिम से प्रभावित थे। ब्राउन का प्रकारवाद में दुर्खिम के सामाजिक आवश्यकताओं के स्थान पर समाज की आवश्यक दशाओं की बात करते हैं, जिनकी पूर्ति समाज के अंगों द्वारा की जाती है। अतः एक आंशिक इकाई द्वारा पूर्ण इकाई को किए जाने वाले योगदान ही उसका प्रकार है। यानी कहें कि समाज में बहुत सारे आवश्यकताएं होता है और उन आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए जो क्या बोल रहे हैं, यानी पूर्ण इकाई द्वारा किए जाने वाले योगदान ही, यानी समाज में बहुत सारी आवश्यकताएं हैं, आप जान ही रहे हैं, और उन आवश्यकताओं पूरी करने के लिए कोई व्यक्ति करता है, कोई एक इकाई मान लीजिए करता है, तो ही क्या है इनका प्रकारवाद है। अभी और समझते हैं। देखेंगे इनका पर्याक्रात्मक एकता। ब्राउन संरचना के सभी अंग आपस में एकीकृत होकर उस संरचना को बनाए रखने का प्रयास करते हैं, जिसे प्रकारात्मक एकता कहा जाता है। यानी बोल रहे हैं कि जो संरचना है एक संरचना है, क्योंकि व्यवस्था का जो सोसाइटी में कहें कि व्यवस्था सिर्फ एक संरचना से निर्मित नहीं होता है, लेकिन बता रहे हैं ये कि टोटल आपस में एकीकृत होकर क्या ब्राउन सभी अंग टोटल अंग जो है एकीकृत होकर संरचना का निर्माण करते हैं, यानी एक स्ट्रक्चर देखते हैं। अब मान लीजिए हम एक संरचना की बात करते हैं नॉर्मल तरीका, एक व्यक्ति है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अगर उसका बॉडी का टोटल संरचना आप लीजिए तो उसमें क्या क्या है, हाथ है, पैर है, आंख है, नाक है, कान है, दांत है, सब टोटल मिल करके उस संरचना का निर्माण कर रहा है, यानी एक स्ट्रक्चर रूप में दे रहा है। अब बिल्डिंग है तो बिल्डिंग में कैसे बिल्डिंग बना भाई, ईटा है, बालू है, सीमेंट है, बहुत सारी चीज मिलकर तब उसका स्ट्रक्चर दिया। तो एक सामाजिक संरचना का हमें बात हो रहा है, हम लोग बात कर रहे हैं, तो सामाजिक संरचना निर्माण कैसे होगा, बहुत सारे व्यक्ति मिलेंगे, यानी व्यक्ति एक दूसरे से कनेक्ट है, मिल रहा है, जुल रहा है, यानी ऑल ओवर में सोसाइटी लेवल पर देखेंगे तो जो एक व्यक्ति दूसरे की आवश्यकताओं को भी पूर्ता कर रहा है वही क्या है, संरचना है। यानी कहीं कोई प्रकारवाद है, नहीं प्रकार कर रहा है, एक दूसरे की आवश्यकता को वो पूर्ति कर रहा है, यानी कोई व्यक्ति यानी कहीं कोई इकाई ऐसा है जो समाज की व्यवस्था बनाए रख रहा है, वही प्रकारवाद है। अब देखेंगे इनका यूनेमिया, यह संरचना की स्वास्थ्य अवस्था है जिसमें सभी अंग सहयोग देकर उस संरचना को जीवित रखने का प्रयास करते हैं। यानी यूनोमिया क्या चीज है, यूनोमिया इनके अनुसार संरचना की व्यवस्था की अवस्था है जिसकी वजह से समाज की जो व्यवस्थाएं हैं वो बना रहता है और वो अंग सहयोग देकर, जिसमें सभी अंग सहयोग देकर संरचना के स्ट्रक्चर को बनाए रखते हैं। डिस्नोमिया ये क्या है, यह संरचना की रोगाग्रस्त अवस्था है जिसमें अंगों में सहयोग का अभाव होता है। अगर इस पर ध्यान नहीं दिया जाए तो संरचना बिखर जाएगा। यानी बता रहा है कि डिस्मोनिया जो है यह संरचना का रोगाग्रस्त अभाव है, और अगर उसके अंगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो क्या होगा, ये संरचना जो है बिखर जाएगी। देखिए ये इनका समझाने का तरीका है कि इन्होंने किस कहा
और सही बात है कि समाज की संरचना बनाए रखने के लिए जो व्यवस्थाएं हैं वो जरूरी है। अगर उस पर विशेष प्रकार का आप ध्यान नहीं देंगे तो क्या होगा, संरचना तो टूट जाएगा। तो ये बता रहे हैं कि डिस्मोनिया है यानी ये संरचना को कमजोर करता है, इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। देखिए ब्राउन संरचना और प्रकार के एक ही सिक्के के दो पहलू मानते हैं, यानी संरचना और प्रकार है। सही बात है, संरचना है, स्ट्रक्चर है, टोटल व्यवस्था हर इकाई मिलकर दे रहा है, चल रहा है। और प्रकार एक दोनों का एक ही सिक्के का पहलू मानते हैं, यानी एक दूसरे के यहाँ जुड़ा हुआ है। ये तो परफेक्ट है कि संरचना प्रकार तो एकदम कनेक्ट है, जुड़ा हुआ है। जीव विज्ञान से इनके लिए दो शब्दावलियों को लेते हैं। सामाजिक संरचना के लिए सामाजिक स्वरूप शास्त्र, अब देखेंगे इन्होंने दो शब्द का, दो वर्ड का यूज किया है, तथा जीव विज्ञान से इनके दो शब्दावली को लेते हैं, दो शब्द के लिए है। अब थोड़ा सा समझेंगे यहाँ पे दो शब्द कौन सा है। सामाजिक संरचना के लिए सामाजिक स्वरूप शास्त्र, यानी सामाजिक सोशल स्ट्रक्चर के लिए ये क्या लेते हैं, सामाजिक स्वरूप शास्त्र। और सामाजिक प्रकार के लिए देखेंगे यहाँ पे, सामाजिक प्रकार के लिए क्या लेते हैं, सामाजिक शरीर शास्त्र। अब नीचे देखते हैं क्या है। सामाजिक स्वरूप शास्त्र से तात्पर्य समाज के तुलनात्मक स्वरूप अर्थात उनके वर्गीकरण, उनके प्रकार से है, जबकि सामाजिक शरीर शास्त्र में उनके सामाजिक विषय जैसे नैतिकता, कानून, शिष्टाचार और धर्म, सरकार आदि से है। यदि देखेंगे दोनों में क्या है कि सामाजिक स्वरूप शास्त्र में क्या क्या चीजें हैं, इसके वर्गीकरण है, प्रकार है, इत्यादि है, जबकि जो शरीर शास्त्र में उनके नैतिकता, कानून, शिष्टाचार, धर्म, सरकार आदि आ जाते हैं। सामाजिक विषय उस जटिल यांत्रिक संरचना के अंग है जिनके द्वारा सामाजिक संरचना का चित्र बना रहता है। ये जान ही रहे हैं कि जो यांत्रिक संरचना के अंग है, यानी क्या कहें, उस जटिल संरचना के अंग है जिसके द्वारा सामाजिक संरचना का, सोशल स्ट्रक्चर का अस्तित्व बना रहता है। देखिए स्ट्रक्चर में ज्यादा कुछ है नहीं, संरचना में क्या है, समाज जो हम पिछले क्लास में आप लोग बताए थे, थोड़ा सा भी अगर आप उस पर गौर करेंगे तो समझ जाएंगे संरचना क्या है। देखिए सभी समाजशास्त्री जितने भी हैं या मानव शास्त्री सोशल स्ट्रक्चर या फंक्शन की बात करते हैं तो उनका एक ही तरफ होता है कि अगर हम प्रकारवादी का भी बात करेंगे, जिससे समाज की व्यवस्था बना रहता है, कुछ इकाई या कुछ नियम, रूल, रेगुलेशन, जिससे समाज की व्यवस्था बना रहता है, वही क्या है, वही प्रकार है, प्रकारवाद है। यानी प्रकारवाद की बात करते हैं वही चीज, जैसे मैंने आप संस्कृति के, कल्चर की बात कर, संस्कृति की बात किए थे, ये क्या चीज की बात कर रहे हैं, तो हम लोग जो अभी समझे तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। फिर इनका देखेंगे नातेदारी की व्यवस्था। रैपकिल ब्राउन ने अफ्रीका की, देखेंगे यहाँ पे कहाँ की, अफ्रीका की थांगू और बांटू, देखिएगा पूछा जाता है, समझेंगे थोड़ा सा। अफ्रीका की थांगू और बाटी जनजाति का अध्ययन किया। ब्राउन ने नातेदारी व्यवस्था को एक विधायक व्यवस्था के रूप में देखते हैं जिसे सामाजिक मान्यता प्राप्त होती है। नातेदारी व्यवस्था में दो प्रकार की एकता पाई जाती है, ये देखेंगे। इन्हें नातेदारी व्यवस्था में कहाँ पे काम किए थे, थांगू और बाटी, दो ट्राइब्स हैं। अब इसी पर इन्होंने वहां पे क्या किए थे, स्टडी किए थे, उस पर जाकर के है कि मिल के वहां काम किए थे। और उन्होंने नातेदारी व्यवस्था के विधायक व्यवस्था के रूप में देखते हैं, क्या देखते हैं भाई, सामाजिक मान्यता प्राप्त होती है किसको, ये नातेदारी व्यवस्था के, यानी इनके जो पाया जाता है इनके अंदर नातेदारी व्यवस्था, उसमें यानी नातेदारी व्यवस्था क्या, कौन समाज, कौन ट्राइब में, दो ट्राइब है, थागू और बांटू। अब इसमें जो नातेदारी व्यवस्था है उसके बारे में बता रहे हैं। नातेदारी व्यवस्था में दो प्रकार की एकता पाई जाती है, देखते हैं क्या, सहोदर एकता और वंश एकता। अब देखो भाई दो एकता की बात हो रहा है, अगर आपसे पूछा जाए कि नातेदारी व्यवस्था में इन्होंने ये थांगू और बांटू जनजाति पे किसने काम किया था, तो आप सीधी सी बताएंगे थांगू और बांटी कहाँ, अफ्रीका में। लेकिन यहाँ पे जब इनका नातेदारी का जब अध्ययन किए तो उसमें जो व्यवस्था पाया जाता था, यानी दो प्रकार की एकता पाया जाता था, तो क्या क्या था, सहोदर एकता और वंश एकता। देखिए सहोदर एकता क्या होता है, सहोदर एकता मतलब कैसे, जैसे चाचा के लड़के हो गए, फुआ के लड़के हो गए, तो वो हो रहा है कि वो सहोदर एकता है, उनसे जो आपका इन लोगों पर, जैसे चाचा के लड़के या बुआ के लड़के लोग हैं, तो उनके जो यूनिटी है, जो आपके पास उनके जो मेल मिलाव है, जो यूनिटी है, उनको बोलते हैं सहोदर एकता। और वंश एकता, एक वंश के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, वंश के अनुसार चल रहा है, ये तो अलग होगा, थोड़ा सा वो अलग है, यानी ये वंश के आधार पर है और ये वंश के आधार पर नहीं है। यानी कहे कि एक प्रकार से रिलेशन वाले हैं, जो सगे रिलेशन कहे, सगे लोग हैं, उन लोग के लिए है, यानी उस प्रकार के पाया जाता है। कौन सा,
ये थारू और मांडलिक जनजाति में जब उनका नातेदारी व्यवस्था का अध्ययन किए तब दो प्रकार की नातेदारी व्यवस्था की बात होता है। एक वंश एकता यानी एकता की बात होता है, तो दो एकता के। ब्राउन के अनुसार नातेदारी व्यवस्था में समाज द्वारा मान्यता प्राप्त हुए नातेदारी रिश्ते सम्मिलित होते हैं जो कि विवाह अथवा रक्त संबंध द्वारा एक दूसरे से संबंधित है। ये तो जानिए रहे, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। नातेदारी दो प्रकार की होती है, देखिएगा वहां पे भी नातेदारी दो प्रकार के होते हैं। देखिए ब्राउन के अनुसार नातेदारी व्यवस्था में समाज द्वारा मान्यता प्राप्त हुए नातेदारी रिश्ता सम्मिलित है जो कि विवाह अथवा रक्त संबंधों द्वारा एक दूसरे से संबंधित है। कौन कौन है देखते हैं। एक विवाह संबंधी नातेदारी और रक्त संबंधी नातेदारी, वही जो विवाह के माध्यम से अपने लोग हो जाते हैं, यानी कहें कि विवाह के माध्यम से जो नातेदारी बनता है, और दूसरा एक रक्त संबंधी जो रक्त से जुड़ा हुआ है। तो चलिए इसमें ज्यादा कुछ रेटिल ब्राउन में नहीं था और हम लोग पढ़ लिए इनका टोटल रेटिल ब्राउन साहब के बारे में। ये कहाँ काम किए थे, देखिए आपके लिए मोस्ट कहाँ से इनका सवाल बनता है। इनका थोड़ा जीवनी परिचय देख लेंगे, किस टाइप से काम किए और कहाँ काम किए, इनका प्रकारवाद में क्या बोले, बस यही से सवाल बनता है। तो चलिए हम लोग इनका एक क्लास में आज ये कंप्लीट किए और फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स।